नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे गौतम अडानी के झारखंड दौरे की। गौतम अडानी देर शाम, शुक्रवार की देर शाम सीएम हेमंत से मुलाकात करने सीएम हाउस पहुंचे। शुक्रवार को अडानी समूह के अध्यक्ष और उद्योगपति गौतम अडानी से सीएम हेमंत की मुलाकात हुई और अचानक विशेष विमान से रांची पहुंचे। इससे पहले शुक्रवार शाम जब वो वहां पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। अडानी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सीधे सीएम हाउस पहुंचे। राजनीतिक दृष्टिकोण से हेमंत सोरेन और गौतम अडानी की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि अडानी समूह के चेयरमैन पहली बार औपचारिक रूप से मिलने सीएम हेमंत से मिलने के लिए रांची पहुंचे। इस मुलाकात पर सभी की नजरें टिकी है। बताया जा रहा है कि निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए उस पर सीएम हेमंत से बातचीत करने के लिए ही गौतम अडानी रांची पहुंचे। तो अडानी ने सीएम को दोबारा जीत कर आने पर बधाई दी अपनी तरफ से और निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि गोड्डा में अडानी का एक प्लांट चल रहा है, लेकिन वहां जो बिजली बनती है उसकी बिजली सीधे बांग्लादेश को दी जाती है। अब अडानी समूह झारखंड में नई निवेश की संभावनाओं को तलाश रहा है और इसी उद्देश्य से वो एयरपोर्ट से सीधे सीएम हाउस पहुंचे और सीएम हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात भी हुई। पर बधाई दी और झारखंड में निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, कितनी देर तक ये मुलाकात चली? हालांकि बातचीत क्या हुई ये तो नहीं जानकारी मिली होगी, लेकिन ये मुलाकात कितनी देर तक चली? लगभग 7:40 में वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे और लगभग 2.5 घंटे जो मुलाकात है वो चली है। कुछ औपचारिक बातें ही हुई है और कुछ जो है राज्य को लेकर भी बातें हुई है, क्योंकि इसमें जो प्रेस रिलीज डाला गया है सीएम आवास की ओर से, आईपीआरडी की ओर से, उसमें आधी जानकारी दी गई है। लेकिन क्योंकि राज्य में जो है उद्योग लगाना है, जो राजस्व है वो बढ़ाने की दिशा में सरकार जो है वो काम कर रही है। और आपने सदन में भी सुना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा था कि सदन जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद जो है राज्य की दशा और दिशा को एक नई ओर ले जाने की कोशिश होगी। और कहीं ना कहीं उसका एक जो कह सकते हैं दृश्य कल देखने को मिला, जब जो उद्योगपति है भारत उद्योगपति गौतम अडानी पहुंचे थे। लगभग 2.5 घंटे मुलाकात हुई है। बहुत सारी बातों को लेकर जिक्र हुआ होगा, क्योंकि गोड्डा में एक पावर प्लांट भी है 16 मेगावाट का। हालांकि वो है, बांग्लादेश को है, तो हो सकता है उसको लेकर भी कुछ बातें हुई होगी। साथ ही कुछ अन्य योजनाएं भी जो है वो झारखंड को लेकर है अडानी ग्रुप की, तो हो सकता है उसको लेकर बातें हुई होगी। साथ ही बिजली की जो दरें हैं वो शायद कम हो सकती है, उसको लेकर भी शायद बात हुई है। तो कई तरह की जो बातें हैं वो कल हुई होंगी और ये राज्य के लिए काफी कह सकते हैं अच्छा है कि अडानी ग्रुप के साथ, कह सकते हैं अडानी ग्रुप के जो मैन मालिक है यानी कि गौतम अडानी, उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात होती है, बात होती है, तो हो सकता है कुछ नई बातें जो है निकल कर सामने आए। उधर चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत विस्तार से जानकारी हालांकि नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि नई निवेश की संभावनाओं को लेकर बातचीत हुई है। अवैध बालू उठाव को लेकर दुमका जिला टास्क फोर्स लगातार बैठक कर रही है। उपायुक्त लगातार अवैध रूप से बालू उठाव पर रोक लगाने का निर्देश दे रहे हैं, लेकिन इसका असर दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड में देखने को नहीं मिल रहा। रानीश्वर प्रखंड के छोटा कांति घाट में अवैध रूप से बालू का उठाव हो रहा और उसे बिहार और बंगाल भेजा जा रहा है, जिससे नदियों का जलस्तर नीचे गिरता जा रहा है। सिंचाई कार्य में भी किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। वहीं माफिया मालामाल हो रहा है। प्रशासन इसे रोकने में पूरी तरह नाकामयाब है। सूत्र बताते हैं कि इस खेल में पत्रकार अहम भूमिका निभा रहे हैं।
एक तरफ कथित पत्रकार और माफियाओं की मिलीभगत से राजस्व की क्षति हो रही। वक्त रहते प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता तो स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। राजधानी रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप निर्माण का आदिवासी समाज द्वारा विरोध अभी शांत नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अब सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप पर सरहुल को लेकर बन रहे मंच के निर्माण का आदिवासियों ने विरोध शुरू कर दिया। सरना समिति से जुड़ी सुशीला कच्छप ने कहा कि महज 5 मजदूरों के भरोसे कैसे रैंप निर्माण में डाली गई मिट्टी 1 अप्रैल तक हट पाएगी। अगर सही में रैंप विवाद का निष्पादन सरकार चाहती है तो मिट्टी को जेसीबी से हटाना चाहिए। वहीं अब उसी रैंप पर मंच का निर्माण किया जा रहा है, जो कि गलत हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि मंच जहां पहले से बनता आया है वहीं बनाया जाए। ये मंच यहाँ ऊपर में ना लगे, क्योंकि अभी थोड़ा सरकार से हम लोग का तना बना चल रहा है इस रैंप को लेकर। तो हम चाहते हैं कि ये मंच नीचे जहाँ लगती थी उसी आसपास सफाई करके लगा दिया जाए। मतलब जहाँ पहले से लगते आ रही है वहीं पे? जी जी, वहीं पर। यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पर दिक्कत वैसे कुछ नहीं है, लेकिन इस रैंप की वजह से हम लोग का सरकार से क्या बोलेंगे, सरकार हम लोग की सुन नहीं रही है कि हम लोग निकासी द्वार, एंट्री द्वार, दोनों द्वार के सामने हम लोग सरकार से अनुरोध किए थे कि ये साफ कर दिया जाए सरहुल के लिए। ये मांग भी किए हम लोग कि ये ऊपर से चला जाए। सरकार पहले से ही जान रही थी कि यहाँ पर रैंप उतरेगा, वो डीपीआर हम लोग को दिखाया नहीं और बताया नहीं कि यहाँ मतलब रैंप उतरेगा। जब उतर गया तब हम लोग को ध्यान आया कि हाँ यहाँ ऐसा हो रहा है। तो हम लोग को यहाँ शोभा यात्रा आने में बहुत कठिनाई होगी। आप देख ही रहे हैं कि कितना कंजेस्टेड है, लाखों की संख्या में भीड़ आती है। 4 बजे के लगभग से आना चालू होते हैं, 5-6 बजते बजते इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है, देखने वाले भी और जुलूस वाले भी। और साथ में झांकी भी आती है, जो झांकी इधर से ही होकर गुजरती है। झांकी सामने सरना स्थल के सामने से होकर के निकलती है झांकी। इसलिए सरकार से हम लोग थोड़ा रुष्ट है और हम लोग डीसी ऑफिस शांति बैठक के लिए भी हम लोग नहीं गए। सरकार को बताना चाहते हैं कि आपसे हम लोग नाराज़ हैं, क्योंकि हम लोग को वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि रैंप हटाने के नाम में वहाँ खुदाई चल रहा है। तो क्या ऐसे रैंप हट जाएगा? पाकुड़ समाहरणालय से सभागार में डीसी और एसपी ने मासिक प्रेस वार्ता की। आपको बता दें, मासिक प्रेस वार्ता में डीसी मनीष कुमार ने मार्च महीने में किए गए कार्यों की उपलब्धियां मीडिया को बताई है। साथ ही उन्होंने बताया कि मनरेगा और अबुआ आवास के कार्यों में पाकुड़ ने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि मनरेगा में पाकुड़ को बेहतर कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। 25 का जो फाइनेंशियल ईयर यानी जो आर्थिक वर्ष है वो समाप्त होने पे है और इस बार हमारे विभागों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। राजस्व संग्रह में हम लोगों लगभग मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में 100% या 90% से ऊपर है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट के भी पैरामीटर्स हैं उसमें हम लोग मनरेगा और अबुआ आवास में पूरे स्टेट में नंबर 1 है। मनरेगा में हम लोगों को स्टेट लेवल से सम्मानित भी किया गया है। इसके अतिरिक्त जो रेगुलर नियुक्तियां हैं, सेविका सहायिका चयन है, इसको कंटिन्यूस हम लोग मिशन मोड में कर रहे हैं और बहुत कम रिक्तियां बची हैं। स्कूल्स में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल्स हैं, पीएम श्री, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जो भी फंड आ रहे हैं और हम लोगों के जो यहाँ जिला स्तरीय प्रोजेक्ट्स हैं, प्रयास, प्रारंभ, इसके तहत बच्चों को अच्छा एक्सपोजर विजिट दिया जाए, बच्चों को प्रॉपर न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी से इनेबल किया जाए। अभी काफ़ी स्कूल्स में हम लोग एलेक्सा भी देने वाले हैं। इसके साथ साथ जो हमारा पीडीएस है इसमें भी हमारा अच्छा रैंक रहा है। पहले से धोती साड़ी में भी हम लोग नंबर 1 रहे हैं। तो हमारा जो सप्लाई डिपार्टमेंट उसमें भी अच्छा काम हुआ। हम लोग प्रोजेक्ट आहार के तहत ई-केवाईसी करने के लिए प्रयासरत हैं, जिससे मैक्सिमम लोगों को हम लोग ई-केवाईसी आच्छादित कर सकें और जो लोग मृत हो चुके हैं या जो संपन्न हैं उनके राशन कार्ड को हम लोग डिलीट कर सकें। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे भूअर्जन का है हमारे ज़िले में, जिसमें हम लोगों को 2 रोड बनानी है इम्पॉर्टेंट, बाईपास रोड और NH जो हिरनपुर बाईपास बनना है, उसके लिए हम लोग काम बहुत तेज़ गति से कर रहे हैं और हम लोग को पूरा आशा है कि नेक्स्ट 1 मंथ में हम लोग राशि डिस्ट्रीब्यूट करते हुए के
पंड्रा में हुए जूता चप्पल व्यवसायी के निर्मम हत्या मामले में रांची पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व वाली एसआईटी की टीम कई जगह पर छापेमारी कर रही है। आपको बता दें, इससे पहले आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर रांची के पंड्रा, राथू, पिस्का मोड़ सहित कई इलाकों का सड़क जाम किया गया है। पुलिस के आश्वासन के जाम हटाया गया। आपको बताते चले, हत्या के बाद पुलिस के जांच में जो बातें सामने आ रही हैं उसके व्यवसायी के पूर्व के परिचित के द्वारा ही हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बताते चले, वहीं आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर ली गई है। फिलहाल गिरफ्तार के लिए रांची सहित हजारीबाग, रामगढ़ में अलग अलग टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। रांची के सिटी एसपी का कहना है कि आरोपी की पहचान हो गई है, जल्द ही घटना में शामिल अपराधी की गिरफ्तारी हो जाएगी। उपरांत पुलिस जो है तत्परता से हम लोग उसका कांड के उद्भेदन के लिए लग गए थे। डीएसपी के नेतृत्व में जो है कार्रवाई चल रही है। आरोपी की पहचान हो गई है और अभी हम लोग इसकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न जगहों पे जहां भी हमें सुराग मिल रहा है हम इसको रेड कर रहे हैं और जल्द ही गिरफ्तार करके सारे कांड का खुलासा हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। हाँ, प्रकाश शोए कोतवाली डीएसपी के अंतर्गत जो है हम लोगों ने एक एसआईटी बनाया है और इस पर काम चल रहा है। उपरांत पुलिस जो है तत्परता से हम लोग उसका कांड के उद्भेदन के लिए लग गए थे। डीएसपी के नेतृत्व में जो है भारतीय ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय मोर्चा के सर्व समिति से यूनियन हिंद मजदूर किसान यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बनाने के दौरान हेयल अंबा, आपको बताते चले, हेयल अंबा टाड़ के लोगों में खुशी का माहौल है। शनिवार की सुबह दर्जनों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण कार्यालय पहुंचे और माला पहनाकर बुके देकर शुभकामनाएं देते हुए खुशी जाहिर की है। वहीं अबू तालीम ने कहा कि पार्टी द्वारा जो भी मुझे जिम्मेवारी दी गई है उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाने का प्रयास करूंगा। साथ ही कहा कि संगठन को मजबूती और मजदूरों के हित में लगातार काम करता रहूंगा। मैं अबू तालिब प्रभु किस्म भारतीय ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय मोर्चा के सर्वसमिति के अनुसार सर्वसमिति से मजदूर किसान यूनियन की रांची में बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि मुझे रीजनल अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं उस पर सबसे पहले केंद्रीय जो हमारे महासचिव हैं इंद्रदेव महतो जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारियां दी है। पूर्व ऊर्जा मंत्री झारखंड सरकार के स्वर्गीय लालचंद महतो जी के भाई है। मेरा आपसे ये कहना है, जिसमें हमारे डॉक्टर दीपक जायसवाल जी हैं जो भारत सरकार न्यूनतम सलाहकार समिति के सदस्य हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी रीजनल अध्यक्ष की देने का कार्य किया है। रही बात की हम लोग के लिए सपोर्ट के लिए साहब हमेशा तैयार रहते हैं। कोई भी काम हो या कोई भी ऐसा काम फंसा हो, साहब को एक कॉल करते साहब हम लोग के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। काहे ना रात हो या बरसात हो या कुछ भी ऐसा मौसम हो, साहब हम लोग के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं और हम लोग साहब के लिए हमेशा सपोर्ट के तैयार। हजारीबाग के इंटरनेशनल रामनवमी विश्व विख्यात है एवं इस विश्व विख्यात रामनवमी में हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के द्वारा रामनवमी से पूर्व यानी 3 और 4 अप्रैल को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जहां 3 अप्रैल को हजारीबाग के गांधी मैदान में भजन गायिका शहनाज अख्तर अपना भजन प्रस्तुत करेंगे, तो वहीं रात में शानदार लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, वहीं 4 अप्रैल को संध्या 4 बजे से शोभा यात्रा नगर भ्रमण के लिए निकलेगा, जिसमें कानपुर, उज्जैन और बनारस के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने आज प्रेस वार्ता कर ये बताया कि हजारीबाग की विश्व विख्यात ख्याति प्राप्त रामनवमी को और भी भव्य बनाने के लिए उनके द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में सुरक्षा को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता तत्पर रहेंगे तथा प्रशासन से भी मदद ली जाएगी, तथा उन्होंने आम लोगों से यह अपील की है कि इस रामनवमी में आयोजित कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम का आनंद ले। गांधी मैदान में भजन गायिका जो हमारे देश की सबसे फेमस भजन गायिका हैं शहनाज अख्तर जी, उनका आगमन हो रहा है। लेजर शो का कार्यक्रम होगा और अन्य बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं, बनारस से भी कलाकार आ रहे हैं जो राम कथा कहेंगे। तो उस दिन एक अच्छा और अनोखा कार्यक्रम होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करेंगे कि भारी से भारी संख्या में आए। विधि व्यवस्था के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता लगाए हुए हैं, सारे मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष वॉलेंटियर के रूप में काम करेंगे। प्रशासन का भी सहयोग रहेगा, इसलिए निसंकोच होकर आए और भजन संध्या का लाभ उठाएं। 4 तारीख को शोभा यात्रा बुढ़वा महादेव से निकाला जाएगा, उसमें भी भारी संख्या में लोग आए। यही आप लोग के चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करेंगे।
दुमका के रानीश्वर प्रखंड विकास पदाधिकारी रानीश्वर राजेश कुमार सिन्हा ने पायरा पंचायत और हरिपुर पंचायत का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान पता चला कि कई लोगों ने आवास योजना की राशि प्राप्त करने के बाद भी आवास निर्माण नहीं कराया। इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए चेतावनी भी दी। आपको बता दें, अगर 3 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं होता है तो योजना में मिली राशि की वसूली की जाएगी। पाने के लिए योग्य है, आवास बना लिए, गड्ढा किया है दिनेश यहाँ पर, आवास शुरू कर देगा अभी है। अब देखो बड़ा बड़ा महल बनाओगे तो फिर कहो कि हम जो पैसा दे दिए ढलाई नहीं करोगे। मेरा पैसा का ढलाई तुम अपना करके छोड़ दो, बड़ा काम खत्म करो। आवास बन स्टार्ट हो जाना चाहिए, नहीं स्टार्ट होगा हम पैसा वापस कर दो। आज 1 साल से अधिक हो गया, नहीं बनाओगे, बनाएंगे सर, दे दो दूसरा आदमी को देते बनाने के लिए। नहीं सर, दाग से दिए नहीं 1 साल हो गया, अब तुम पकड़ो, अब नहीं शुरू हुआ ना 3 दिन में तो तुम उससे पैसा वापस करेंगे। आवास का देख रहे हैं कि कुछ लाभुक ऐसा है जिनको पैसा मिल चुका है पर जो काम में रुचि नहीं ले रहे हैं। आज ऐसे ही सही पंचायतों में हम लोगों ने चिन्हित किया है कम से कम 70 लाभुक को, और उनको हम लोग आज नोटिस दे रहे हैं कि आप क्या तो काम शुरू कीजिए या तो फिर पैसा को वापस कर दीजिए। आपका परिचय सर? आज फर्स्ट बार हम लोग का गाँव में वीडियो साहब आया, बहुत अच्छा लगा। जिंदगी में पहली बार हम लोग रानीश्वर प्रखंड का वीडियो पहली बार हम यात्रा हम लोग का आया तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो साहब। बोकारो जिले में परिवहन विभाग के द्वारा 1800 ऐसे गाड़ियों को चिन्हित किया गया जिसका रजिस्ट्रेशन और फिटनेस फेल हो गया था। आपको बताते चले इसमें 10 चक्का और 12 चक्का सहित डंपर और ट्रक शामिल है। बोकारो जिला परिवहन अधिकारी की माने तो इनमें अधिकतर गाड़ियां पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जिनका सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन ऐसी गाड़ियों को बड़े फैक्ट्रियों में चलाया जा रहा है। इनमें बोकारो स्टील प्लांट, CCL, ICO, आपको बताते चले IOCC के HSCL और इलेक्ट्रो स्टील जैसी कंपनियां शामिल है। बोकारो के कोल एरिया कहे जाने वाले बेरमो में 3400 गाड़ियां चल रही हैं, जिसमें 1600 गाड़ियों में डिफॉल्ट पाया गया है। बोकारो जिला परिवहन विभाग ने बेरमो के कोल एरिया में ऐसी 200 गाड़ियों को लेकर जिला खनन विभाग को निर्देशित किया है कि उन्हें सड़क पर चलने की अनुमति दी जाए, और अगर समय रहते सभी गाड़ियों को अपडेट नहीं किया गया तो इन सभी वाहनों पर केस दर्ज की जाएगी। मेरे द्वारा लगातार जांच अभियान जारी रहता है और किया जा रहा है गाड़ियों की जांच। इस संदर्भ में बताना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी गाड़ियां कंपनियों के द्वारा, PSU के द्वारा यूज़ की जा रही है जो कंडम है, जिसका फिटनेस फेल है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, और भी बहुत सारे MV एक्ट के अंतर्गत इसमें फॉल्ट्स हैं। ऐसी गाड़ियों को अभी हम लोगों ने सॉफ्टवेयर की मदद से चिन्हित किया है, जिसमें इस जिले में टोटल जो है वो 1800 की करीब जो गाड़ियां अभी तक हम लोगों ने चिन्हित की गई है। बहुत सारी गाड़ियां जो हमारे कोल एरिया में चलती हैं, लगभग 3400 गाड़ियां हैं, जिसमें से 1600 गाड़ियां कोल एरिया की ऐसी है जो कि रजिस्ट्रेशन और बहुत सारी चीज़ों में डिफॉल्ट में है। उनको लॉक करने के लिए हमने DMO साहब को बोला है, उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। लगभग 200 गाड़ी अभी तक कोल एरिया की लॉक हो गई है। इसके अतिरिक्त BSL की अभी तक 48 गाड़ियां चिन्हित है, जिसका फिटनेस, रजिस्ट्रेशन और कंडम है, और उसके बाद भी लगातार उसको यूज किया जा रहा है। BSL के एरिया के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी गाड़ियां चल रही हैं जो कंडेम हो चुकी है, जिसका नोटिस बार बार हमने BSL को दिया, लेकिन उनके द्वारा अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। मैंने जांच के लिए CISF को भी चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन CISF ने भी जांच की अनुमति अभी तक हम लोगों को नहीं दी है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनकी मंशा ही नहीं है इसको सुधारने की। तीसरी बात यह है कि IOCL में भी 11 ऐसी गाड़ियां मिली हैं जिसमें बहुत सारे सुधार की आवश्यकता और रजिस्ट्रेशन फेल है। इलेक्ट्रो स्टील में 55 गाड़ियां ऐसी चल रही है, CCL में लगभग 38 गाड़ियां हैं और HSCL में 55 गाड़ियां। ये हमारा पहला फेज का हम लोगों ने जो जांच किया उस पे पाया। ये आंकड़े बदल भी सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। रामनवमी को लेकर राजधानी रांची राममय हो गई। आपको बता दें, हर साल की भांति इस साल भी रामनवमी को लेकर राज्य के ऐतिहासिक तपोवन मंदिर की तैयारी उच्च स्तर पर है। पुरोहित ने बताया कि रामनवमी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। वहीं नए मंदिर की भी तैयारी उच्च स्तर पर है। तपोवन मंदिर के बारे में मान्यता है कि रामनवमी के अवसर पर यहाँ ध्वज पूजन के बाद घर पर ध्वज फहराने से परिवार में सुख समृद्धि के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। यही कारण है कि यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। बता दें, रांची शहर के जितने भी रामनवमी जुलूस निकलेंगे वे सभी तपोवन मंदिर पर ही आकर रुकेंगे।
साज सज्जा की तैयारी अष्टमी तिथि को रात्रि में किया जाता है। जो जिस प्रकार से पूर्व में होता था उसी प्रकार इस वर्ष भी होगा। भक्तों के लिए पूड़ी सब्जी का प्रबंध एवं शाम में जो झंडा जुलूस में लोग आते हैं उनके लिए गुड़ चना एवं प्रसाद का प्रबंध सभी का जिस प्रकार पूर्व में था उसी प्रकार सारा व्यवस्था किया गया। 1929 से रांची में रामनवमी का कार्य शुरू हुआ है। रामनवमी जुलूस जो उस समय 2-4-10 लोगों से शुरू हुआ था, आज 10 लाख से पार लोग राम भक्त तपोवन आते हैं और अपना श्री हनुमान जी के प्रति जो उनका निष्ठा है, भाव और श्रद्धा वो प्रकट करते हैं। और जो जुलूस वाले हैं वो ला करके यहाँ भगवान मंदिर के मुख्य द्वार पर अपना ध्वज को टिकाते हैं और वहीं से उनका झंडा का जो समर्पण है वो हनुमान जी कबूल करते हैं। साज सज्जा की तैयारी अष्टमी तिथि को रात। जामताड़ा पुलिस को एक बार फिर साइबर अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली। आपको बता दें, पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को करमाटांड़ थाना इलाके के करमाटांड़ बस्ती से गिरफ्तार किया। आपको बताते चले, गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए साइबर डीएसपी चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया है कि पकड़े गए अपराधी क्रेडिट कार्ड इशू से लेकर बंद होने या फिर लिमिट बढ़ाने के नाम पर कार्डधारियों से ठगी करते थे। पुलिस की माने तो झारखंड के अलावे बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल था। हमें को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस निरीक्षक चंद्रमणि भारती जी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें पुलिस निरीक्षक बिहारी मरांडी जी, कुआनी विनोद सिंह जी एवं अन्य पुलिस कर्मियों को शामिल करते हुए करमाटांड़ थाना अंतर्गत करमाटांड़ बस्ती में छापामारी किया गया। वहाँ से 3 साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। राहिल अंसारी है, फयाज अंसारी है और मोहम्मद शाकिब अंसारी है। इनके विरुद्ध साइबर अपराध थाना कांड संख्या 25/25 दर्ज किया गया है। इनके पास से कुल 11 मोबाइल, 14 सिम कार्ड, 1 टैब, 1 एटीएम कार्ड 3, 1 लैपटॉप, 1 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 वोटर कार्ड, नगद 50,000 रुपये, 1 मोटरसाइकिल और 1 4 पहिया वाहन को जब्त किया गया है। इनका अपराध शैली ये क्रेडिट कार्ड बंद होने के नाम पे या क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाने के नाम पे या क्रेडिट कार्ड को इशू करने के नाम पे ये कस्टमर्स को कॉल करते थे। आगामी त्योहार को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने और उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारी कर ली। आपको बताते चले, पुलिस प्रशासन की तरफ से त्योहारों में उपद्रवियों से निपटने के लिए रांची के न्यू पुलिस लाइन में रांची पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। अत्याधुनिक हथियार से लैस पुलिस कर्मियों ने पर्व त्योहारों के मद्देनजर मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल के मौके पर रांची सिटी एसपी, सार्जेंट मेजर सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे थे। धनबाद में आग लगने की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें, ताजा मामला धनबाद के एसडीएम कैंपस स्थित आपको बताते चले कोहिनूर मैदान का है, जहां स्थित 2 स्टाम्प वेंडर में आग लग गई। आपको बताते चले, सूचना पाकर पहुंची अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आगलगी में निर्मल सिंह के दुकान में रखी गई फॉर्म और जरूरी कागजात जल गए। टिकट और स्टाम्प साथ ले जाने की वजह से स्टाम्प, टिकट आदि जलने से बच गया। आपको बता दें कि यहाँ दर्जन भर स्टाम्प वेंडर की दुकानें हैं, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया। 10 बजे मेरे को फोन के द्वारा सूचना मिली कि आपकी दुकान पे आग लगी है। हम 10:15 तक यहाँ पहुँचे। जब तक हम पहुँचे तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच चुकी थी। तब तक पूर्ण रूप से बुझा दिया गया था। क्षति में खाली मेरे पास फॉर्म थे, जो कोर्ट के फॉर्म थे वही सब जले हैं।
बाकी और कुछ कागज पत्र थे वैसे स्टाम्प स्टिकर वगैरह नहीं, वो सब हम घर लेके जाते हैं। दुकान भी डैमेज? दुकान ऊपर से पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, ऊपर का छत जो है पूरा जल के खत्म हो चुका है। बगल में भी नहीं, खाली हमारी गुमटी पे ही आग लगी। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र में माइंस और क्रशर मालिकों से लेवी मांगने और दहशत फैलाने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, पुलिस ने अपराधियों के पास से अवैध हथियार, लूटे गए मोबाइल, नक्सली पर्चे और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया। आपको बताते चले, अपराधी खुद को टीएसपीसी का एरिया कमांडर बताकर रंगदारी मांगते थे। इसमें 16 मार्च को एक घटना घटी थी रंका स्टोन माइंस और क्रशर में। रात को 3 अपराध कर्मी आए और उनके द्वारा वहां पे जो काम करते थे उनको टीएसपीसी के नाम से पोस्टर दिया गया और हथियार के बल पे उनको कहा गया कि उनके मालिक से कहने के लिए कि वो पैसा पहुंचा, नहीं तो काम बंद करने के लिए कहा गया। इस पर रंका थाना में कांड संख्या 42/25 इसको दर्ज करते हुए और एडिशनल एसपी ऑपरेशन गढ़वा इनके नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंका, थाना प्रभारी रमकंडा, थाना प्रभारी रंका, सीआई रंका, इनको इंक्लूड किया गया और इनके द्वारा जो है सटीक इंफॉर्मेशन और टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा करते हुए इसमें 3 लोगों को। ईद, रामनवमी और सरहुल पर्व के मद्देनजर आज धनबाद के टाउन हॉल में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई है। आपको बता दें, डीसी माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने पर जोर दिया गया है। उपायुक्त ने बैठक में कई दिशा निर्देश दिए, जिसमें रामनवमी के जुलूस में डीजे नहीं बजाने, अश्लील गानों पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया। वहीं समय पर अखाड़ा निकालने और समाप्त करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक ईद, सरहुल और रामनवमी के पर्व और त्यौहार को देखते हुए रखी गई। इसमें हम लोगों ने कल जो ईद का त्यौहार मनाया जाएगा उसके नमाज और नमाज के समय को लेकर के और उसमें होने वाली भीड़ को लेकर के लोगों को निर्देश दिए। जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम लोग अतिरिक्त पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। 1 तारीख को सरहुल के जो प्रोसेसन होना है, जो सेलिब्रेशन होना है, उसको लेकर के भी हम लोगों ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और धनबाद जिले में 6 तारीख को रामनवमी का जुलूस निकाला जाएगा, उसको लेकर के सभी जितने अखाड़े थे वो उपस्थित थे, उनसे हम लोगों ने विचार विमर्श किया है और उनको शांति व्यवस्था बनाए रखने और जुलूस को किस तरीके से हम लोग सही तरीके से निकलवा करके सुरक्षित तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं, उसको लेकर दिशा निर्देश दिए। तीनों त्यौहार की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल प्रतिनियुक्त किए जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी जुलूस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, चाहे वो किसी वर्ग से हो, किसी संप्रदाय से हो, उनको डिटेन कर दिया जाएगा। शांति समिति में लोगों ने विश्वास जताया और मुझे भी पूर्ण भरोसा है कि बहुत अच्छे से लोग त्यौहार मनाएंगे, खुशी खुशी त्यौहार मनाएंगे। और हजारीबाग के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों जंगल में आज की खबर हर दिन सुर्खियां बन रही है। आपको बताते चले, ग्रामीण महुआ चुनने को लेकर जंगल में आग लगा दे रहे हैं। इससे देखते हुए इचाक प्रखंड के डाड़ा पंचायत के ग्रामीणों ने जंगल बचाने के लिए अनोखा प्रयास किया है, जहां पंचायत के सभी लोगों ने बैठकर निर्णय लिया है कि जो भी व्यक्ति जंगल में आग लगाने वालों की सूचना और प्रमाण देगा उसे 1000 रुपया इनाम दिया जाएगा, साथ ही उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। पिछले साल पंचायत के सटे जंगल में महुआ चुनने को लेकर आग लगा दिया गया था, जिससे कई पेड़ पौधे और जीव जंतु की मौत हो गई थी। देखिए, ये बहुत अच्छा पहल है। गर्मी का समय आ गया है और गर्मी में अक्सर महिलाएं महुआ चुनने के लिए या आम नागरिक जो है बीड़ी सिगरेट पी करके जंगल में फेंक देते हैं, जिससे आग लग जाती है और जितना भी अंडर ग्रोथ है वो जल करके समाप्त हो जाता है। यदि वो नहीं जले तो भविष्य में एक अच्छा जंगल वो तैयार हो जाएगा। तो इचाक के डाढ़ा पंचायत के मुखिया सुनीता देवी और उनके प्रतिनिधि दयानंद प्रसाद के द्वारा ये पहल की गई है। ये पहल बहुत ही सराहनीय है और इनके प्रयास को देखते हुए जो जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं रंजीत कुमार मेहता, इन्होंने भी इसको सराहा है, इस प्रयास को, और अपने स्तर से भी जंगल को बचाने के लिए इस तरह का प्रयास करने का
आश्वासन दिए हैं। क्योंकि पिछले बार भी नेशनल पार्क में महुआ चुनने के क्रम में लोग आग लगा दिए थे और अभी भी आग लगा रहे हैं, और आग लगाने से पूरा जंगल हमारा जल के नष्ट हो जा रहा है। हमारा पर्यावरण जो है वो जल रहा है। इससे छोटी छोटी पेड़ पौधे जलते हैं, वो उग नहीं पाता है। कि जिन्होंने जंगल में आग लगाने का काम करते हैं, महुआ चुनने के लिए सफाई ना करके आग लगा देते हैं, तो उससे बहुत ही प्राणियों का, जीव का और पर्यावरण का भी नुकसान होता है। ये सब देखते हुए निर्णय लिए हैं कि जो भी आग लगाते हुए व्यक्ति किसी को देखते हैं तो वैसे परिस्थिति में उसका साक्ष्य रखें और गुप्त सूचना दें। देखिए, ये बहुत अच्छा पहल है। गोपीनाथपुर में नियोजन की मांग को लेकर भूख हड़ताल के हुए आज छठे दिन निरसा के गोपीनाथपुर कोलियरी आपको बताते चले जीसीपीएल में नियोजन की मांग को लेकर जिला परिषद सदस्य संजय सिंह का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पिछले 6 दिनों से जारी है। उनके साथ स्थानीय ग्रामीण भी हड़ताल में शामिल हैं। मौके पर जीप सदस्य संजय सिंह ने बताया कि यह आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और जब तक प्रबंधन मांगों को नहीं मानेगी तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगा। हालांकि प्रबंधन के प्रतिनिधि हालचाल पूछने जरूर पहुंचे थे, लेकिन नियोजन की समस्या को लेकर अभी तक कोई बात नहीं करने पहुंचे। हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये धरना नहीं है, भूख हड़ताल है और ये भूख हड़ताल का 6ठा दिन है और अभी तक 2 दिन बुधवार को और कल शुक्रवार को 2 दिन आपके कंपनी के अधिकारी आए, लेकिन हमको लगता है कि वो भूख हड़ताल को समाप्त करने के प्रति नहीं, लेकिन दया भाव से आए थे। क्योंकि दोनों बार जब वो आए तो वो एक ही बात कहे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है और हमारा जो भी निर्णय होता है वो हैदराबाद से होता है। अब समस्या ये है कि हम हैदराबाद जा नहीं सकते हैं, वो यहाँ पे निर्णय कर नहीं पा रहे हैं, तो भूख हड़ताल चल ही रहा है। कंपनी की गाड़ियाँ नहीं रोकी गई हैं। जिस तरह हमारे पेट में अन्न नहीं जा रहा है तो कंपनी का भोजन है डीजल, तो यहाँ के ग्रामीणों ने तय किया कि आज से उनके गाड़ी में तेल नहीं जाए, ये हम लोग आज व्यवस्था करेंगे। जिस तरह हम भूखे बैठे हुए हैं वैसे उनकी गाड़ियाँ भी भूखी रहे। इसी के नियत लोग सिर्फ उनकी डीजल जो सप्लाई करती है गाड़ी। पाकुड़ जिले में होने वाली आगामी त्योहार ईद, रामनवमी, सरहुल, चैती दुर्गा, छठ पूजा की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली। आपको बताते चले जिले के सभी संवेदनशील जगहों का चयन भी पुलिस के द्वारा कर ली गई है, जिस पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। वही आगामी पर्व त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर जिले वासियों से एसपी प्रभात कुमार ने अपील की है। हम लोगों के सामने ईद का फेस्टिवल, चैती छठ का फेस्टिवल, सरहुल और रामनवमी का फेस्टिवल है 6 अप्रैल को। उसको लेकर के पुलिस की तैयारी पूरी हो चुकी है। हम लोगों को जो बाहर से फोर्स मिलने थे उसका भी ऑर्डर आ चुका है। फोर्स हम लोगों के पास टाइमली पहुंच जाएगा। ज़िले में जितने सेंसिटिव प्लेसेस हैं उसकी पहचान कर ली गई है। सभी फील्ड फॉर्मेशन में जितने हमारे अधिकारी हैं उनको आदेश दे दिया गया है कंप्लीट भ्रमणशील रहने का, और जो एहतियात के तौर पे जो भी तैयारी करनी है वो हम लोगों ने कर लिया है। और अभी हमारे पास टाइम है लगातार भ्रमणशील रह करके, और हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो भी पर्व त्यौहार अभी आने वाले हैं सब काफ़ी शांतिपूर्वक गुजरे। और मैं आपको भी और आपके माध्यम से तमाम ज़िलेवासियों को अपील करता हूं कि आप लोग काफ़ी अभी तक कोऑपरेट करते आ रहे हैं और हमेशा कोऑपरेट करते रहिए। शांति का, सौहार्द का, हर्षोल्लास का पर्व है, उसको इसी उद्देश्य से मनाइए। और कहीं भी किसी प्रकार की अगर अनटूवर्ड्स इंसिडेंट या ऐसी कुछ आपको सूचना मिलती है जो शांति व्यवस्था को भंग करने वाली हो तो ज़रूर हम तक पहुंचाएं। और इसी के साथ आप सभी को और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को आगामी सभी फेस्टिवल्स की हार्दिक ईद, रामनवमी और सरहुल के मद्देनजर शनिवार को सेक्टर 9 स्थित हल्ला थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें, बैठक की अध्यक्षता सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने की, जबकि थाना प्रभारी अनिल कश्यप भी मौजूद रहे। बैठक में शहर के अलग अलग समुदायों के गणमान्य समाज सेवी और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। अधिकारियों ने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की ओर किए गए प्रबंधों की भी जानकारी दी गई है। रामनवमी, ईद, इन सब चीज़ों को लेकर शांति समिति बैठक किया गया है और हरला थाना अंतर्गत आज पूर्व में भी बैठक हुई है। त्यौहार से पहले शांति समिति में जितने भी सदस्य हैं काफ़ी सक्रिय हैं, रहते हैं क्षेत्र में और बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से हर पर्व त्यौहार में इन लोगों का सहयोग रहता है। पुलिस का, पुलिस भी जो है पूरे
तरह से सक्रिय होकर के पूरे क्षेत्र में निगरानी बनाए रखी है। हम लोगों को फोर्सेस भी एक्स्ट्रा मिला है, जगह जगह पे मजिस्ट्रेट भी डिप्यूट हैं। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई उत्पाती तत्व, उपद्रवी तत्व या किसी प्रकार का चाहेगा कि क्षेत्र में अशांति फैलाने का, या फिर मान लीजिए कि सोशल मीडिया से या फेसबुक के माध्यम से, उन सब चीज़ों पे भी हम लोग की नज़र है। सोशल मीडिया का जो सेल है वो भी नज़र बनाए रखा है, और जो पूर्व में भी अगर इस प्रकार का कोई कुछ किए हैं उन पे निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है कि सतर्क रहें अपना वो लोग कि किसी प्रकार की अशांति न फैलाएं। बोकारो के चार स्थित लक्ष्मी नारायण हार्डवेयर गली के इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग लग गई। आपको बता दें, मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम जो आवासीय कार्यालय भी है, उसके ऊपरी तल्ले में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू करते हुए बाहर निकाला गया। इससे पहले घर के लोग और स्थानीय लोग अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। कचरा जलाने के दौरान आग लगने की बात सामने आई है। इस आगलगी में गोदाम से शुरू हुई आग पूरे बिल्डिंग में फैल रही थी। यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ी घटना घट सकती थी। वो गली में कचरा में आग लगा हुआ था, उसकी वजह से गोडाउन में आग पकड़ लिया। नहीं बता पाएंगे अभी क्या जला है, कितना नुकसान हुआ। 70-75 लाख के आसपास का नुकसान। 70-75 लाख क्या क्या सामान रखा? पंखा, इलेक्ट्रिसिटी का ही सारा गोदाम कितना 70-75 लाख। ऊपर में आवास है, हमारा ही घर है। आवासीय गोदाम है। आवासीय घर। कितने लोग फंसे हुए? कोई नहीं, रेस्क्यू कर लिया सब। सूचना मिले हम लोग चल दिए वहाँ से। टाइम तो देखते नहीं हम लोग, बस स्थिति ठीक है, मैंने काबू हो गया। कितना टाइम लगा? लगभग 1 घंटा। ये बिजली का सामान, पंखा बोल भाल क्या क्या है इसमें, तो अपना हाँ इलेक्ट्रिक वाला सामान पूरा है। कितनी गाड़ी आई? सारट के मुस्लिम टोला स्थित हजरत मखदूम शाह के दरगाह में 29 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित होने वाले 6 दिवसीय वार्षिक उर्स मेला आगाज हो गया। आपको बता दें, उर्स मेला के पहले दिन हजरतपुर के पीर बाबा द्वारा दरगाह को गोशुल यानी स्नान कराकर पवित्र किया जाएगा। वहीं इसके बाद मेला का आगाज हुआ। बता दें कि यह मेला सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश करता है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दरगाह पर माथा टेकते हैं और चादर पोशी भी करते हैं। मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। खातून की जानिब से 20 टका अल्लाह इनका देना बनाया गया। आज मोरखा 29 मार्च हज़रत मखदूम पीर रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताने में नमाज़े हज़रबाद बहुत ही तुझको एहतसाम के साथ उलमाए कराम के साथ ही संगम शरीफ, उसूल शरीफ दिया गया, जिसमें हाफिज व कारी जनाब मोहम्मद अयूब रफ़ाकती साहब मदजिल आली के हमरा में ये सारे काम किया गया। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही अहम, अल्लाह तबारक व तआला बुनियादीन के सत्ते में आने वाले जायरीन को मखदूमी फैज़ से, उसूल शरीफ से नवाजे और मखदूमी मिशन में उन्हें कामयाबी और फरमा। चिरकुंडा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला के खिलाफ छापेमारी की गई, जिसमें एक अवैध कोयले से भरा एक ट्रक पकड़ा गया। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक धनबाद एसडीएम के नेतृत्व में चिरकुंडा थाना क्षेत्र के कोलवाशरी के समीप छापेमारी की गई, जिसमें पकड़े गए ट्रक में लगभग 30 टन कोयला बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक इलाके में अवैध कोयले की आपको बता दें ढुलाई की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, ग्रामीणों में आक्रोश, ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र के 8 लेन की घटना है। मृतक सराय ठेला थाना क्षेत्र अंतर्गत बगुला बस्ती का रहने वाला है। जो ड्राइवर था उसका 13-14 साल का ड्राइवर था। ट्रैक्टर चला रहा था। हाँ, ट्रैक्टर जो चला रहा था, और गाड़ी का कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं, और नया गाड़ी अभी भेज दिया है, बिना नंबर प्लेट का गाड़ी रोड में भेजा है।
कहाँ जा रहा था आपका बेटा? मेरा वो लोग घर जा रहा था। कितने लोग इसमें थे? उसमें एक ही जो ये गाड़ी जाता, ये मेरा भाई था। अच्छा, वो जा रहा था, घर जा रहा था। इसका हेलमेट भी पहना हुआ था, हेलमेट भी है गाड़ी में। स्पॉट पे? हाँ, स्पॉटे मार दिया, सीधा दहने घुस के मारा है। देख नहीं रहे, भाई में वो जा रहा था, दहने घुस के मारा है गाड़ी। तो ड्राइवर भाग गया क्या? ड्राइवर भाग गया उस समय। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग कुछ नहीं चाहते, पहले उसका मालिक आना चाहिए। और क्या चाहेंगे? मालिक आए पहले। रोड जाम? हाँ, अभी क्या है कि गाड़ी का तो कोई पता नहीं चल रहा है कौन मालिक है कौन नहीं है। रोड बीच में उसका ड्राइवर जो था 13 साल का था, ये तो 20 साल का लड़का था। इसका लाइसेंस उसे सब है जी। क्या नाम है बेटा? राहुल कुमार गो। कहाँ के रहने वाले हैं? बगुला बस्ती। पढ़ाई करते थे वो? हाँ, पढ़ाई करता था। अभी आप लोग अभी कर रहा है, इंजीनियर कर रहा था। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं, अभी हम लोग रोड जाम कर रहे हैं। रोड जाम कर रहे हैं इसीलिए कि उसका हिसाब मिले। बीसीसीएल एरिया 10 के एनटीएसटी 6 नंबर और 9 नंबर साइडिंग में रोजगार की मांग को लेकर वार्ड 47 के ग्रामीणों ने बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कोयला निपटान संयंत्र का काम बाधित कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि सीएचपी मशीन चालू होने से आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ गया है। सीएचपी मशीन से उड़ रहे धूल कण घरों में गिर रहे हैं, वहीं लोगों को जीना मुश्किल हो गया। आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा, नहीं तो उत्पादन और डिस्पैच ठप कर दिया जाएगा। बता दें कि शुक्रवार को बीसीसीएल के सीएमडी सिमरन दत्ता ने सीएचपी मशीन का उद्घाटन किया था। बहुत अच्छा लगा कि कल सीएमडी साहब आकर के सीएचपी का उद्घाटन किए। भाई प्रबंधक को बहुत काम था, रोजगार था। आज जाकर वहाँ बिलख रहा है, रो रहा है, भुखमरी का कगार पर है। सुरक्षा के साथ कोयला को डिस्पैच करना, जितना खोलो काम नहीं तो होगा चकाया, प्रबंधक खोलो काम नहीं तो होगा चकाया। प्रबंधक से ये कहा गया था कि हमारे क्षेत्र में 4 नए सीएचपी का कार्य चालू होने वाला है, जिसके निमित्त कल सीएमडी साहब आकर के सीएचपी का उद्घाटन भी किए हैं। और आप ही लोग के माध्यम से हमने सुना है कि सीएमडी साहब प्रतिबद्ध हैं गुणवत्ता के साथ उत्पादन करने के लिए और डिस्पैच करने के लिए। एक काम वो भूल गए हैं जो आपके माध्यम से हम उनको बताना चाहेंगे। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, साथ में गुणवत्ता की भी बात जब कर रहे हैं, तो यहाँ मजदूर हैं, मजदूर हित की भी बात हो, उनकी प्रतिबद्धता, अगर गुणवत्ता देखनी है तो हमारी प्रतिबद्धता मजदूर का हित देखना है। सीएचपी चालू होगा, यहाँ पर प्रदूषण फैलेगी, यहाँ के लोग विस्थापित होंगे, तो आखिर हमारा नियोजन का अधिकार सबसे पहले बनता है। इसी चंद मुद्दों को लेकर के हम लोग आज प्रदर्शन किए हैं। अभी बीसीसीएल के प्रबंधक विश्वकर्मा साहब मैनेजर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 तारीख तक हमारा क्लोजिंग मंथ है। अगर एमडीओ अगर चल रहा है जस्ट बगल में, तो भी वार्ड 47 का 6 नंबर 9 नंबर केंद्र बिंदु के अंतर्गत आता है। अगर कुजामा आउटसोर्सिंग चल रहा है तो वार्ड 47 के केंद्र बिंदु के अंतर्गत आता है। अगर सुश्री चल रहा है तो भी आपका वार्ड 47 के केंद्र बिंदु के अंतर्गत आता है। देखिए, सीएचपी लगभग 6-9 मिलाकर, दोनों जगह मिलाकर 6 सीएचपी है। और एक यहाँ का स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है कि अगर सीएचपी अगर चालू होता है तो यहाँ का स्थानीय लोगों को जो है कि रोजगार मिलेगा। जैसे सीएचपी ऑपरेटर हो, सीएचपी हेल्पर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रीशियन हेल्पर हो, क्लीनर हो, और माने नाना प्रकार का जो है कि मजदूरों को रोजगार मिलेगा।